हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी बाबा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड। पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर असेंबल किए गए हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लाइड को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन का राइट एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज़ एन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिले और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ना देखने को मिले। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है मेंस 2011 के अंदर और आपके चार ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पहला ऑप्शन कहता है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन विट्रो, यानी कि हमारे अंदर जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आपके इन विट्रो हो सकती हैं, हो तो सकती हैं। इट कैन बी कंडक्टेड इन विट्रो एंड इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, परंतु ये आपकी कोई एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं उनको भी हम इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये आपकी कोई एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं हुआ। ऑन द सेकंड हैंड, ये आपकी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। ओनली कहा गया है कि क्या लिविंग बींग्स के अंदर सिर्फ आपके इंटरनल ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, रियलिस्टिक ग्रोथ, क्या सिर्फ यही होती है, ओनली होती है? तो हमने कहा नहीं, कुछ लिविंग बींग्स के अंदर आपकी क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ भी देखने को मिलती है, यानी उनके सरफेस के ऊपर आपकी डिपोजिशन होता है कुछ पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से एक्सटर्नल ग्रोथ दिखाती हैं। इवन आप एग्जांपल ले सकते हैं वेल का, और वेल के सरफेस पर आपको बैर्निकल्स देखने को मिलते हैं जो एक एक्सटर्नल ग्रोथ का एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स। ओके, इसका मतलब हम लोग जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो हैपनिंग हो रही हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर, उसके हम स्टिमुलस की बात कर रहे हैं। इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेंस अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। याद रखिएगा कि मेमोरी वाली जो बात है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है, पर सभी के अंदर जो ड्यूरेशंस होता है इट में वेरी, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेमोरी लंबे समय के लिए होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेमोरी आपकी कम समय के लिए होती है, पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। वो आपके एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसके आपके अलग अलग वेरिएबल टाइम ड्यूरेशन के लिए मेमोरी को रखते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपके सही ऑप्शन है, पर एक बार हम फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ना चाहेंगे। अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस। ओके, ये एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ, एज वेल एज इंटरनली। देखिए, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जो कमी थी उसने ओनली कहा था इंट्रिंसिक के लिए। फोर्थ वाले ऑप्शन में कह रहा है कि इंट्रिंसिक के अलावा एक्सट्रिंसिक के ऊपर भी जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, पर पॉइंट क्या है कि इसने कहा कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्यूमुलेशन नहीं करते मियरली, वो करते हैं सिंथेसिस। से फॉर एग्जाम्पल आपने खाया एक पोटैटो, तो अगर आप पोटैटो खाते हैं तो आप स्टार्च आपकी बॉडी में गेन होगा। तो स्टार्च जो देखने को मिलता है, क्या आप स्टार्च के फॉर्म में ही उसके अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर लेंगे? तो आंसर है नहीं। आप उसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन से उसके गुजारेंगे, और जैसे आपके मेटाबॉलिज्म होगा उसके हिसाब से जो फेवरेबल होगा, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह, उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेयरली आप एक्यूमुलेशन नहीं करते, आप सिंथेसिस करते हैं, आप इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो सभी सही है। पर थर्ड वाले ऑप्शन में आपको याद रखना है कि जो मेमोरी वाली बात कही है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो है स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2003 का है, और बहुत ही आपकी क्लोज कंपटीशन करने के लिए यहाँ पर आपकी कुछ लाइंस लिखी गई हैं। इनके बीच में आपको बिल्कुल हेयर लाइन आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस। और वो क्या डिफरेंस है, बस वही अपने को देखना है। तो स्पीशीज़ आर कंसीडर्ड एज, अगर हम स्पीशीज़ की बात करें और अगर हम एक हायरार्की को प्लॉट करें तो आपको मालूम है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ओके, तो हमने यहाँ पर आपके 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को यहाँ पर प्लॉट किया है, और आप देख सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट आपके पायदान पर आपको देखने को मिल रही है कौन से, स्पीशीज़। तो ऑप्शन क्या क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला कहता है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने कहा वेल एंड गुड, ये अपनी जगह सही है। उसके बाद में कहता है लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने कहा उस हिसाब से देखा जाए हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 7th पोजीशन पर आ रहा है, तो ये लोवेस्ट कैटेगरी है। तो एक बार के लिए हम कहते हैं सर इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। फिर कहता है आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ओके,
विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। जब इसे कहता है कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट में आपके एरर आ जाता है, क्योंकि स्पीशीज़ को हम आपके डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, जियोग्राफिकल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, और वेरियस अदर टर्म्स भी होते हैं। हम टाइम के जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं जिसके हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। और लास्ट वाला जो आपको कह रहा है कि रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑलराइट, डिवाइस्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, तो इसमें भी हमें कोई गलत नज़र नहीं आ रहा। अब हमारे पास में 3 ऐसे ऑप्शन आते हैं जो क्लोज कंप्लीटर्स हो जाते हैं। अब डिसाइड ये करना है कि इनमें से सबसे बेस्ट आपके ऑप्शन कौन सा है, रियल बेसिक यूनिट, लोवेस्ट यूनिट, या फिर रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो पहली बात, जब हम कहते हैं लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर हम नॉर्मल अगर किसी क्वेश्चन में देखते और अगर आपके कोई ऐसे ऑप्शन आते जो आसपास में नहीं होते, तो उस केस में हम लोवेस्ट यूनिट को टिक कर सकते थे। पर चूंकि यहाँ पर क्लोज कंपटीशन हो रहा है, तो हम लोवेस्ट यूनिट को सही नहीं मान रहे। उसका कारण ये है कि अगर आप ऑब्लिगेट क्लासिफिकेशन देखते हो, ऑब्लिगेट यानी कि इन 7 कैटेगरीज को देखते हो, इन दैट केस तो फिर आपकी क्या है, लोवेस्ट यूनिट के तौर पर देखा जा सकता है। पर अगर हम इसका डाइवर्सिफाइड क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो स्पीशीज़ के नीचे भी आपके कुछ लोअर आ सकते हैं, जैसे हम सब स्पीशीज़, वैरायटी, उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो लोवेस्ट यूनिट जो है वो प्रॉपर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसमें कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो मैंने इस पर लगाया क्रॉस, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। हालांकि ये स्टेटमेंट सही था, पर बाकी के सामने ये स्टैंड नहीं कर पा रहा है। अब हमारे पास में बचते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 4। पहले में कहता है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, और लास्ट वाले में कहता है रियल यूनिट, यानी कि जो बेसिक आपकी डिफरेंस आ रहा है ना, वो इस वर्ड में है, वो है बेसिक, रियल बेसिक यूनिट, और लास्ट में कह रहा है रियल यूनिट्स। क्योंकि बाकी जो आपके कहा है टैक्सोनॉमिस्ट, तो हमने कहा कि ठीक है, पहले वाले में भी आपकी टैक्सोनॉमिस्ट वाली बात हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब जब बेसिक वाली बात कही ना, ये ज़्यादा वेटेज रखती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम रियल एग्जिस्टेंस के तौर पर देखें ना, रियल एग्जिस्टेंस, तो स्पीशीज़ ही आपकी रियल एग्जिस्टेंस दिखाती है। अब रियल एग्जिस्टेंस आपके दिखाती है, तो फर्स्ट में भी रियल वर्ड यूज़ किया, लास्ट में भी रियल किया है। पर रियल एग्जिस्टेंस की बेसिक यूनिट ये ज़्यादा आपकी एप्रोप्रिएट है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सेल, यानी कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, पर रियल में जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, क्योंकि लाइफ वहाँ पर कहाँ देखने को मिलेगी, सेल में। तो रियल एग्जिस्टेंस जो है वो बेसिक यूनिट में होता है। तो उसी तरह से जब हम कहते हैं कि जीनस है, फैमिली है, तो ये मियरली आपके एग्रीगेशंस होते हैं, और जो रियल बेसिक एग्जिस्टेंस में होता है वो होती है आपकी स्पीशीज़। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ड रियल और बेसिक दोनों इसको मिलते हैं, और ये सबसे एप्रोप्रिएट माना जाएगा। यहाँ पर बस यही देखना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इवन फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट मोर और लेस ये आपके ये भी सही है, तो इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। पर ये देखना था कि इनमें से बेस्ट आपके कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके कौन सा देखने को मिलेगा, वो है फर्स्ट। ओके, तो अगले ऑप्शन पर चलते हैं। इसका सही आंसर आपके फर्स्ट ही गया था, रियल बेसिक यूनिट्स, वो आपको समझ में आता है। अब आते हैं ICBN, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप NCERT देखेंगे इंग्लिश की, तो उस पर लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर, जबकि रियल में क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ। हालांकि फॉर और आपके ऑफ ये हार्डली मैटर करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये 1988 के अंदर, थोड़ा पुराना उठाया है, पर एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्वेश्चंस ही कम है, इसलिए हमने इसमें कंपाइलेशन के अंदर सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आपके आता है क्वेश्चन न्यू सिस्टमैटिक्स। गौर कीजिएगा, यहाँ पर न्यू वर्ड लिखा गया है, ठीक है, ना कि सिर्फ सिस्टमैटिक्स। अगर बात सिर्फ सिस्टमैटिक्स की होती, तो मैं आपको 2 लाइन बोलता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टैक्सोनॉमी अगर आप यूज़ करते हैं और साथ में अगर आप यूज़ करते हैं फाइलोजेनी, ठीक है, तो अगर आप टैक्सोनॉमी के साथ में जोड़ते हैं फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ते हैं, तो फिर वर्ड बनता है सिस्टमैटिक्स। और ये जो वर्ड था ना सिस्टमैटिक्स, इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था एक बुक के अंदर जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे, है ना। इसको आपके NCERT में बताया भी गया है सिस्टमा नेचुरे के अंदर। और ये 1758 के अंदर ये दी थी आपकी बुक, किसने, लीनियस ने दी थी, जिसके अंदर 4326 एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर भी किया था। इसमें इतने एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर किया गया था, राइट।
पर ये बात तो हुई सिर्फ सिस्टमैटिक्स की, पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है इट इज़ आस्किंग अबाउट न्यू सिस्टमैटिक्स। इसने एक वर्ड यूज़ किया है न्यू सिस्टमैटिक्स। तो न्यू सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम टैक्सोनॉमी मियरली सिर्फ टैक्सोनॉमी नहीं लेते, हम इसमें टैक्सोनॉमी की जगह लेते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो हम इसे कहते हैं मॉडर्न सिस्टमैटिक्स, हम इसे कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स, इवन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बायो सिस्टमैटिक्स। तो याद रखिएगा ये बायो सिस्टमैटिक्स वर्ड है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बायो सिस्टमैटिक्स। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे आपके अगर हम केरला की बात करें ना, तो केरला के आपके पेपर KEAM है ना, तो ये जो आपके पेपर होता है केरला का जिसमें 5 ऑप्शंस आते थे, उसके अंदर भी आपके पूछा गया था, और ये लेटेस्टली आपके 2008 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अबाउट बायो सिस्टमैटिक्स। तो यार ना न्यू सिस्टमैटिक्स कह दीजिए, मॉडर्न सिस्टमैटिक्स कह दीजिए, या फिर बायो सिस्टमैटिक्स कह दीजिए, ये वर्ड आपके यूज़ किया था आपके 1940 के अंदर। 1940 किसने, ये है जूलियन हक्सले ने, ठीक है। सिर्फ अगर सिस्टमैटिक्स कहता तब तो आप लीनियस करते, और मॉडर्न सिस्टमैटिक्स पूछा है, बायो सिस्टमैटिक्स या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स पूछे तो आपको कहना है यहाँ पर जूलियन हक्सले। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके दे रखा है इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट ICBN। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, ओडिशा नीट 2019 में पूछा गया है, देखते हैं। पहला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट, ओके, इसका मतलब जो अप्रोप्रिएट नहीं है उसे हमें निकालना है, ऑड वन आउट को ना। ये पूछ रहा है रूल्स ऑफ ICBN के अकॉर्डिंग, ओके। तो पहला कहता है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही है। हाथ से अगर आप लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन करना है, और अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, आपके इटैलिक्स में लिखते हैं, ओके। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है वर्ड बेटा, है ना। इसका मतलब जीनस के लिए एक अलग वर्ड होगा और स्पीशीज़ के लिए एक अलग वर्ड होगा। तो हमने कहा बिल्कुल सही है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमने कहा जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीशीज़ के लिए। उसके बाद में कह रहा है कि साइंटिफिक नेम्स जो आपको देखने को मिलते हैं आर इन लैटिन, ये लैटिन में होते हैं, एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ओके, इसको इटैलिक्स में करना चाहिए, लैटिन में होते हैं। हाँ बिल्कुल हमें मालूम है, अगर मान लीजिए लैटिन भाषा में अगर कोई नाम है भी नहीं तो उसको लेटर ऑन आपके लैटिनाइज भी किया गया था 1961 के अंदर ICBN के द्वारा, तो ठीक है सब ये किया जाता है। लास्ट में कहता है कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, गलत है। इसमें ये बात स्पीशीज़ के लिए तो सही है, जीनस की अगर बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैप्स को, और अगर हम स्पेसीज़ की बात करें तो इसमें आपके हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर्स को स्टार्टिंग के लिए। तो इसमें जो आपके 4th वाला स्टेटमेंट है ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, तो इसका मतलब ये आपके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिंपल सा है, ट्राई करके देखते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटन, इनमें से कौन सा बिल्कुल सही लिखा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। ये मैंगो वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका के बारे में, विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस, ओके, ठीक है। ये आपके नीट 2019 में काफ़ी लेटेस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि मैंजीफेरा इंडिका लिखा गया है, इंडिका में I कैपिटल लिखा गया है, हालांकि दोनों को इटैलिक्स लिखा है, पर नेम ऑफ साइंटिस्ट मिसिंग है, तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगले में मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, M को कैपिटल किया है, I को स्मॉल किया है, पर इटैलिक्स में नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और कैरलस लिनियस को 2 फॉर्म में लिखा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट का नाम एक आपके एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, 2 वर्डिंग्स में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपके रॉन्ग होता है। 3rd वाले के अंदर मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, दोनों को इटैलिक्स में लिखा है, और हमने कहा कि यहाँ कैप्स भी यूज़ किया है, यहाँ पर स्मॉल भी यूज़ किया है, यहाँ तक सही चल रहा है। और साइंटिस्ट का नाम जो है वो लिखा है रोमन के अंदर, यानी स्ट्रेट लिखा है ना, रोमन में है, ये स्ट्रेट है, और इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिखा है, तो हमने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही जा रहा है। लास्ट वाले के अंदर मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, हालांकि यहाँ पर कैप्स और स्मॉल को यूज़ किया है, पर यहाँ पर इसको क्या है इटैलिक्स के फॉर्म में नहीं लिखा है, और नेम ऑफ साइंटिस्ट भी यहाँ पर मिसिंग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके 3rd ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आ रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके 2003 में पूछा गया है, और यह है बायोसिस्टमैटिक्स के बारे में। क्वेश्चन पूछा कि बायोसिस्टमैटिक्स किस चीज़ पर एम करता है, ओके, इस बात को समझिएगा। बायोसिस्टमैटिक्स का मतलब हो गया मॉडर्न या फिर न्यू, ये बात अपनी हुई थी, यानी कि हम सिर्फ सिस्टमैटिक्स की बात नहीं कर रहे, है ना, चीज़ों को सिस्टमैटिक नहीं कर रहे, हम उसमें मॉडर्न अप्रोच दे रहे हैं। तो बायोसिस्टमैटिक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये हो जाएगा मॉडर्न टैक्सोनॉमी और विथ इनपुट ऑफ फाइलोजेनी, दैट इज़ रिलेशनशिप, है ना, फाइलोजेनी के साथ में, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ में। ये देखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके हिसाब से अरेंज करना है।
और मॉडर्न टेक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हम सेवरल ब्रांचेस यूज़ करेंगे, ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी बल्कि इसमें एनाटॉमी या फिर आपके इकोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सभी तरह के ब्रांचेस को इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ फाइलोजेनी आल्सो। तो ये हो गया आपके फॉर्मूला किसका, बायोसिस्टमेटिक्स का। अब जो भी कंडीशन ये पूरी कर दे वो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते हैं, पर सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लेते, हम सेवरल ब्रांचेस लेते हैं और प्लस इसमें इवोल्यूशन का पॉइंट भी मिसिंग है। तो ये आपके हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला कहता है कि डीलिमिट करना वेरियस टैक्सा को एंड स्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। नहीं, हम लिमिट करते हैं टैक्सा को और हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, डीलिमिटिंग नहीं करते हैं। पहली बात ये, हाँ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो डीलिमिटिंग वेरियस टैक्सा की बात की है ये अप्रोप्रिएट नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज फाइलोजेनी। ओके, ये वर्ड यूज़ करता है, एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, रिपीट कर रहा है इसको, एंड ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, यानी कि वेरियस हम ब्रांचेस को यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज़, यानी कि सभी तरह की, चाहे उसमें एम्ब्रियोलॉजी हो, पैलेनोलॉजी हो, हम अलग अलग ब्रांचेस को यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा कि ये बिल्कुल सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लिया जाए, आइडेंटिफिकेशन करना है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लेते हैं साइटोलॉजिकल को, पर सिर्फ साइटोलॉजिकल बेसिस पर नहीं करते, वेरियस एस्पेक्ट्स पर लेके चलते हैं। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट है, जो कि कंसीडर कर रहा है वेरियस ब्रांचेस को अलॉन्ग विथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। 2003 का आपकी क्वेश्चन है, सही ऑप्शन आपके थर्ड ही गया था। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई तरह से आता है, 1999 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम। पर यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। जेनेरा प्लांटेरम सेम टाइटल से 2 बुक आपकी पब्लिश हुई है, राइटर्स अलग अलग हैं, समझा देता हूँ। जेनेरा प्लांटेरम को 2 साइंटिस्ट ने लिखा है, एक तो लिखा है लीनियस ने, ओके, कैरोलस लीनियस, ये आपके राइटर हैं, ऑथर हैं, और सेकंड जो लिखा गया था वो 2 जोड़ी के द्वारा था, वो हैं बेंथम एंड हुकर। आपकी जानकारी बता दें कि बेंथम एंड हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर भी काम कर चुके हैं। ओके, तो अब जो हम लीनियस की बात करते हैं, लीनियस की बात जो है वो एनसीईआरटी में भी आती है, पेज 29 पर, वहाँ पर भी इनका आता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना, और इन्होंने आपके क्या है एक सिस्टम दिया था, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो दिया था उसे कहते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। और इस बुक के अंदर जेनेरा प्लांटेरम के अंदर सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने मियरली आपके एंड्रोशियम को आपकी कैरेक्टर माना और एंजियोस्पर्म्स को 24 क्लासेस के अंदर डाइवर्सिफाई किया। बहुत बड़ी कमियां थी इस बुक के अंदर। सेकंड जो आपकी आती है वो है बेंथम एंड हुकर की। बेंथम एंड हुकर ने आपके सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोफाइट्स, सिर्फ और सिर्फ आपके स्पर्मेटोफाइट्स पर काम किया। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब सीड प्लांट्स, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को कंसीडर किया अपने इस बुक के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर्बेरियम के अंदर जो हम आपकी प्लेसमेंट करते हैं ना, वो सभी आपकी इसी बुक के अकॉर्डिंग होता है, यानी पूरा हर्बेरियम इसी बुक को फॉलो करता है, जेनेरा प्लांटेरम, दैट वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। और इसमें कुल मिला के आपके 202 फैमिलीज़ को एक्सप्लेन किया गया था और जिस ऑर्डर में इन फैमिलीज़ को प्लेस किया गया है उसी ऑर्डर में हम हर्बेरियम का अरेंजमेंट तय करते हैं। इसका मतलब जेनेरा प्लांटेरम 2 के द्वारा लिखी गई है। लीनियस जो ज़्यादा अच्छी बुक नहीं थी, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, और बेंथम एंड हुकर ये बहुत अच्छी बुक है। अब ये देखो, यहाँ पर लीनियस का तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सही हो जाएगा आंसर बेंथम एंड हुकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है लीनियस के बारे में और पूछा गया है कि लीनियस को आपके क्रेडिट दिया गया है। ओके, तो हमें मालूम है लीनियस आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। पर हमें बाकी ऑप्शंस भी देखना है, यही हमारे PYQ का मेन आपके मुद्दा है। तो बाकी हमें देखने को मिल रहा है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये हमने देखा भी है, ये आपके लुईस पास्चर के द्वारा दी गई है, लुईस पास्चर। ओके, तो हमने कहा लुईस पास्चर ने दिया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। उसके बाद में आते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ये बहुत पहले हो गया था। हालांकि अगर आप यूज़ पढ़ते हो साइटोलॉजी के अंदर तो आप लिवेनहॉक की बात करते हो, या फिर रॉबर्ट हुक की बात करते हो, या फिर इवन आप माल्फिजी की बात करते हो, जो फादर ऑफ सेक्शनोलॉजी कहलाते हैं, सेक्शंस काटते थे। पर जो एक्चुअल में जो आपके माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो काफ़ी पहले हो गई थी, फादर एंड सन के द्वारा हुई थी, जिनका नाम था हैंस एंड जैकरिस। हैंस एंड जो सेकेंड जो आपके नाम है वो है जैकरिस। तो हैंस एंड जैकरिस के द्वारा आपकी क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आपकी पहले खोज हुई थी। हालांकि हम इसका यूज़ बाद में भी पढ़ते हैं लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर माल्फिजी के द्वारा।
उसके बाद में आते हैं डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हम ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी की या फिर उसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। एक्चुअली थ्योरी की बात कर लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी किसने दी, एक्चुअली उस पर हिसाब चले तो ये विलियम हार्वे जो हैं इन्होंने आपके दी थी। तो यहाँ पर अपन नोटिस कर लेंगे उनका नाम है विलियम हार्वे। ओके, तो ये हो गए आपके एक्स्ट्रा नॉलेज। और अब चलते हैं, यानी यहाँ क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं और ये क्वेश्चन जो आपके है वो है लीनियस के बारे में। पूछा गया है कि लीनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लीनियस ने आपके क्या है, एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया है, राइट। अब उसने कहा है कि साहब ये कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे हमने देखा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था बाइनोमियल। मोनोनोमियल या फिर पॉलिनोमियल ये हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। पॉलिनोमियल पहले यूज़ किया करते थे पर उसमें फालतू की होड़ मस्ती थी और वो सब आपके नाम आपके ऑथेंटिक नहीं थे। और वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल नेम्स, तो लोकल नेम्स को हम यूज़ नहीं करते, ये मिसलीडिंग होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इनको हम यूज़ नहीं करते। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये हम यूज़ करते हैं और इसी के लिए फेमस है आपकी लीनियस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 आपके पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके आमतौर पर गलती करते हैं क्योंकि उनके लिए जनरल और कॉमन एक ही लगता है कि जनरल है कॉमन है, नहीं ऐसा नहीं होता। समान और सामान्य में थोड़ा अंतर होता है, जनरल और कॉमन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन हायरार्की के बारे में समझते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। और हमने क्या किया, ऊपर से नीचे एक हायरार्की आपके प्लॉट कर ली, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। जैसे ही आप इस हायरार्की में डाउनवर्ड मूवमेंट्स करते हो तो याद रखिएगा कि जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो सबसे कॉमन कैरेक्टर कम कहाँ देखने को मिलेंगे, किंगडम में, और सबसे अधिक कॉमननेस जो देखने को मिलेगी वो स्पीशीज़ में मिलेगी। पर क्वेश्चन उसके बारे में नहीं है, क्वेश्चन है एक वर्ड के ऊपर, और जो इसने लिखा है वो लिखा है लेस जनरल इन कैरेक्टर, यानी कि ये बात कर रहा है जनरल कैरेक्टर्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरल कैरेक्टर नाम का कोई वर्ड एक्चुअली होता ही नहीं है। जो प्रॉपर वर्ड होता है वो होता है जनरलाइजेशन। जैसे हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं, उसका रिवर्स होता है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और उसके कॉन्ट्ररी देखा जाए तो जनरलाइजेशन घटेगा। तो जनरल कैरेक्टर वर्ड ज़्यादा सही नहीं होता, सही वर्ड होता है जनरलाइजेशन, जिसका ऑपोजिट होता है स्पेशलाइजेशन। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और जनरलाइजेशन घटता है। इसका मतलब ऊपर जो वर्ड हम कह रहे हैं ना किंगडम, ये क्या हो गया, इट इज़ मोर जनरल, और हम स्पीशीज़ कहेंगे तो वो लेस जनरल है। जैसे हमने कहा प्लांट्स, तो ये एक जनरल वर्ड हो गया जिसमें सभी प्लांट्स आ गए। पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, स्पीशीज़ की बात करोगे, तो आप स्पेशलाइजेशन की बात करने लग जाओगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो जो वर्ड सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये जनरलाइजेशन को आपके बताता है। तो अभी हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जनरलाइजेशन देखने को मिलेगा टॉप पर, और नीचे की तरफ आएंगे जनरलाइजेशन घटेगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। तो क्या पूछा इसने, लेस जनरल, यानी कि सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा, बॉटम में। तो हमें देखना मिलेगा स्पीशीज़ में। तो ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है। अगर स्पीशीज़ नहीं होता तो फिर इसके बाद में जो क्लोज कंप्यूटर होता है यानी कि जीनस, हम उसको देखते। तो फिलहाल स्पीशीज़ गिवन है, तो यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। टैक्सॉन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आपका आता है ऑन, ऑन का मतलब ही होता है यूनिट, जैसे कि म्यूटॉन, म्यूटेशनल यूनिट, पीडॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन, है ना, ऑपेरॉन, ऐसे आप बहुत सारे वर्ड देखते हो। तो जहाँ भी किसी भी वर्ड के पीछे लगा होता है ऑन, दैट मीन्स यूनिट। और यहाँ पर साफ साफ कह रहा है टैक्स ऑन, दैट मीन्स टैक्सोनॉमिक यूनिट। तो हमने कहा कि टैक्सॉन इज़ ए ग्रुप ऑफ, तो हमने कहा साहब ये तो टैक्सोनॉमिक यूनिट है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, क्लबिंग कर रहे हैं, ओके। तो हमने कहा टैक्सॉन होता है टैक्सोनॉमिक यूनिट, इसका सही आंसर हो गया सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स, ओके ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी, दैट मीन्स ऑपोजिट। कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। तो ये कह रहा है कि ऑपोजिट है टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। तो पहला ऑप्शन कहता है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन, ये लैटिन के हिसाब से लिखे जाते हैं, लैटिन में प्लॉट किए जाते हैं, एंड आर इटैलिसाइज्ड। तो हमने कहा सही है साहब, इटैलिक्स में लिखते हैं, लैटिन में होते हैं ये। और जो लैटिन में नहीं होता है, किसी और लैंग्वेज में होता है, उसको फर्दर हम लैटिनाइज कर देते हैं ताकि यूनिवर्सैलिटी आपको नजर आए। सेकंड कह रहा है कि व्हेन रिटन बाय हैंड, जब हम हाथ से लिखते हैं, द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड।
बात सही है। जब आप हाथ से लिखें क्या, तो आप सेपरेटली अंडरलाइन कीजिएगा, सेपरेट करना है, एक साथ नहीं करना है। जीनस और स्पीशीज को हम सेपरेट अंडरलाइन करते हैं, ये सही है। थर्ड कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, कह देगा कि नहीं साहब एनी लैंग्वेज, तो बात गलत है। अपने को लैटिनाइज करना है, लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है ताकि यूनिवर्सल देखने को मिले। सभी लैंग्वेज की जानकारी सबको नहीं हो सकती है, अपने को एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म रखना है। तो हमने कहा साहब इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्रारी है। फिर कहता है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम, वेल एंड गुड, ये सही है। एंड द सेकंड नेम इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट का मतलब बेटा वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो यहाँ पर जीनस और आपकी स्पीशीज़ की दो वर्डिंग्स होते हैं। हमने कहा परफेक्ट है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर आपके हो गया थर्ड वाला। ये नीट फर्स्ट में पूछा गया था 2016 के अंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले की तरफ और वो आती है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल से दिए रखा है। ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर, मैं लिख देता हूँ 11 पर आपको ये देखने को मिलेगा। और पेज नंबर 11 के अंदर आपको फिगर देखने को मिलेगा, ये है टेबल जो एक्चुअली है। तो ये टेबल जो आपको देखने को मिलेगी ये है 1.1। तो आपको टेबल देखने को मिलेगी 1.1। ओके, तो अगर आपको ये टेबल याद करने में दिक्कत आती है तो आप जो लिंक प्रोवाइडेड है इसके अंदर आप जाके उसकी एक निमोनिक सीख सकते हो, जिससे काफ़ी इजी हो जाएगा। और ऐसे इजी आपने निमोनिक देखी भी नहीं होगी। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई के बारे में पूछा है, मक्खी के बारे में। तो आपको सिंपली याद रखना है मक्खी के लिए क्या बोलते हैं, म्यूज़िक दिया। यानी इसका जो फंडा होता है याद करने का वो होता है म्यूज़िक दिया। ठीक है, यानी कि मक्खी भिनभिनाती है और मक्खी ने एक म्यूज़िक दिया। हमने इसमें और भी निमोनिक्स यूज़ किए हैं। अगर आपको और भी निमोनिक्स सीखने हैं इजी वाले, तो आप लिंक पर चले जाइएगा और आपको सारे के सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे इस टेबल के बारे में। ओके, तो ये म्यूज़िक दिया से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो अपन कहेंगे साहब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो जीनस और स्पीशीज़ तो सबको याद होता है, इसका आपको हम यूज़ करते हैं मस्का, और आगे यूज़ करते हैं डोमेस्टिक होती है तो उसी हिसाब से कहते हैं डोमेस्टिका। अब आगे जो हमने देखा है फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, इसी का आपके रेजिमेंट पूछा और नॉर्मली वो बीच में से ही पूछता है क्योंकि बच्चों को बीच में कन्फ्यूजन होती है। तो ये काफ़ी आसान है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। फैमिली में तो आ जाएगा मसेडी, यानी म्यूज़िक से हम याद रखेंगे मसेडी। तो फैमिली को तो अपन मैच कर देंगे मसेडी से। ऑर्डर में आ जाएगा डिप्टेरा, डिप्टेरा टॉप पर देखने को मिल रहा है। क्लास में आ जाएंगे इंसेक्टा, ओके ये इंसेक्टा बन गया है। और फाइलम में आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, और ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड जो कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है, ओके। और बी का हो जाएगा फर्स्ट जो कि पहले ऑप्शन में नज़र आ रहा है। बाकी वेरीफाई कर लेते हैं, सी का 4 और इसके अलावा डी का सेकंड। परफेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 की नीट के सेकंड पेपर के अंदर। ओके, चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या कर रहा है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके कॉमन के बारे में पूछा है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और कई जगह पर आपके मतलब इवन जो आंसर भी दिया गया है वो भी रॉन्ग दिया गया था। देखते हैं कि क्या है ये माजरा, एक बार देखते हैं। टमाटो और पोटैटो के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि मैक्सिमम किस लेवल पर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2013 कर्नाटका वाले पेपर में, और सरप्राइजिंगली इसका आंसर सही नहीं था। मेरिट भी इसी हिसाब से बनाई गई है। देखते हैं भाइयों क्या है ये। तो चलिए इस बात को समझते हैं। ये कह रहा है कि ऐसे है, जैसे हमने कहा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, राइट। हमें मालूम है कि हमें देखना है कि कॉमननेस कहाँ तक आपको देखने को मिलती है, जहाँ तक आपके वो साथ साथ रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनके आपके बोटैनिकल नेम्स देखने को मिलेंगे, पोटैटो के और टमाटो के। पोटैटो की बात करते हैं। पोटैटो सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहते हैं सोलेनम और आगे लगाते हैं ट्यूबर होता है तो ट्यूब्रोसम। तो सोलेनम ट्यूब्रोसम ये इसका बोटैनिकल नेम हो गया, जीनस और स्पीशीज़। तो हमने कहा ओके है ये। चलिए बात कर लेते हैं टोमेटो की। क्या टोमेटो का सही मायने में क्या नाम होता है बोटैनिकल? तो अगर आप लीनियस की बात करते हैं, लीनियस ने, इसका मैं पूरा आपके हिस्टोरिक आपके प्रीव्यू बता देता हूँ ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। लीनियस ने आपके 1753 के अंदर टोमेटो का आपके बोटैनिकल नेम दिया था, और ये जो आपके नाम दिया था उस समय वो था सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। उन्होंने नाम दिया था वो था सोलेनम, और आगे बोला था लाइकोपर्सिकॉन। ये नाम दिया गया था किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा 1753 के अंदर। उसके बाद में कुछ सालों के बाद में यानी कि 1768 के अंदर फिलिप मिलर नाम के साइंटिस्ट आते हैं। फिलिप मिलर,
इनको ये नाम जो लीनियस ने दिया था वो उनको थोड़ा सा गलत महसूस हुआ, हालांकि उसमें गलती नहीं थी, वो वैलिड था। तो फिलिप मिलर ने इसका नाम आपके चेंज किया और इसका नाम रखा लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंचम, ये इसका नाम रख दिया। अब ये नाम हो गया काफ़ी ज़्यादा फेमस। कौन सा? फिलिप मिलर वाला। ये नाम काफ़ी फेमस हो गया। और आजकल अगर हम देखें साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर तो दोनों ही नाम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बाद में मालूम चला कि फिलिप मिलर ने जो नाम दिया था काफ़ी फेमस तो हो गया, ये काफ़ी फेमस नाम है ना, पर जो पहले नाम दिया गया था वो भी वैलिड माना गया। इसका मतलब वो नाम सही था, उसमें कोई कमी नहीं थी। और इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया कि लीनियस ने जो नाम दिया था, चूँकि उसके अंदर कोई आपके दिक्कत नहीं थी तो उसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने जिस नाम को एक्सेप्ट किया वो था सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, यानी इसी को सही मान लिया। और बाद में जो फिलिप ने आपके नाम दिया था उसको फिर इरेडिकेट किया गया, पर चूंकि वो काफ़ी फेमस हो गया था इसलिए वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ये बात बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ड कार्बोहाइड्रेट एक मिसनोमर है, पर चूंकि काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, ये नाम इतना ज़्यादा आपके यूज़ किया गया है, तो इसके अंदर आपकी कमी होने के बावजूद भी हम लोग वर्ड कार्बोहाइड्रेट आज भी यूज़ करते हैं। हालांकि आप इसको फोटोसिंथेसिस में पढ़िएगा कि कार्बोहाइड्रेट एक मिसनोमर होता है, यानी कि रॉन्ग नॉमेनक्लेचर का नतीजा है। तो वैसे ही आपके फिलिप मिलर ने लीनियस के नाम को गलत मानते हुए अपना नाम दिया जो काफ़ी फेमस हो गया। अब फेमस तो नाम हो गया लाइकोपर्सिकॉन, जबकि लीनियस का नाम जो था साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको सही माना। यानी कि साइंटिफिकली अगर आप कहीं पर भी नाम सर्च करते हैं टमाटो का तो आपको सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन मिलेगा, पर जो फेमस नाम है वो है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंचम। दोनों ही रेडिली यूज़ किए जाते हैं, एक फेमस के बेसिस पर और एक आपके एक्यूरेसी के बेसिस पर। तो अब अगर हम साइंटिफिक वर्ल्ड के हिसाब से चलें तो इसका सही आंसर जाएगा जीनस, क्योंकि आप देखिएगा कि साहब इनकी स्पीशीज़ तो अलग है, और चूंकि स्पीशीज़ दोनों की अलग है ना, तो स्पीशीज़ के अंदर तो कॉमननेस नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर आपकी डाइवर्जन है। जबकि वर्ड सोलेनम जो है वो कॉमन आ गया, किसके अंदर? वो दोनों के अंदर कॉमन आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीनस। पर यह क्वेश्चन जब आपके नीट 2013 के अंदर पूछा गया तो सरप्राइजिंगली क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले बंदे ने लाइकोपर्सिकॉन के हिसाब से इस क्वेश्चन को प्लॉट किया। तो उनको लगा कि साहब लाइकोपर्सिकॉन इसका फेमस नाम है, इसी हिसाब से उन्होंने प्लॉट किया। तो उन्होंने सबसे कॉमननेस कहाँ देखा? सोलेनेसी के अंदर। तो उनको लगा कि फैमिली सोलेनेसी है, वही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, और जो मेरिट लिस्ट बनाएगी वो बनाएगी फैमिली के हिसाब से। पर मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर आपके क्या होना चाहिए? जीनस, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी के हिसाब से सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन ही टमाटो का आपके रियलिस्टिक नाम है। जो फेमस नाम है वो है लाइकोपर्सिकॉन। तो मैंने इसके दोनों पहलू आपको समझा दिए गए हैं। जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी नो डाउट आपके फैमिली के हिसाब से थी, आप जब भी इसका आंसर सर्च कीजिएगा आपको वही मिलेगा, और वही आपके फैमिली को कंसीडर भी किया गया था, परंतु इसका सही आंसर जो होता है वो होता है जीनस। तो इसके दोनों आपके व्यूज़ देखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। यह है स्टैटिक कंसेप्ट के बारे में। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पर ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया स्टैटिक का कॉन्ट्रेरी अगर हम कंसेप्ट देखते हैं तो वो आता है डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक, तो एक आता है स्टैटिक कंसेप्ट और एक आता है डायनामिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट जो आपके दिया गया था ये आपके दिया गया था लीनियस के द्वारा, और लीनियस क्योंकि आपके ब्लाइंड फॉलोवर थे फादर स्वारेज के, तो उन्होंने आपके सिर्फ ये माना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस की बुक को पढ़ा और उनको लगा कि सारी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है। तो उन्होंने कहा कि आप इसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, तो जैसी स्पीशीज़ थी है और वैसी ही रहेगी, यानी वो स्टैटिक है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, वो नॉन म्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो ये थ्योरी जो आपकी दी गई थी वो लीनियस के द्वारा दी गई थी, और इसके बाद में जो थ्योरी आई बाद में उसका नाम था डायनेमिक। डायनेमिक कंसेप्ट जो आया था वो दिया गया था लामार्क के द्वारा, और इसको फाइनली आपके सपोर्ट किया था किसने? डार्विन ने। और ये थ्योरी जो है वो आपके लीनियस की स्टैटिक कंसेप्ट की धज्जियां उड़ाती है डायनेमिक कंसेप्ट। और डायनेमिक कंसेप्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, चेंज जो होता है, परिवर्तन जो है वो तो आपके नेचर का नियम है, और इसका मतलब हर एक स्पीशीज जो आज आपको देखने को मिल रही है वो आपकी क्या है? चेंज दिखाएगी। वो म्यूटेबल है, वो फिक्स नहीं है, उसमें चेंज आएगा, और चेंज आना भी चाहिए बेटरमेंट के लिए, तभी तो आपकी इवोल्यूशन हो पाएगा। तो ये डायनेमिक कंसेप्ट जो है वो वेल रिगार्डेड है, ना कि स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट दिया गया था लीनियस के द्वारा, जबकि डायनेमिक कंसेप्ट जो दिया गया था वो लामार्क के द्वारा दिया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर गया था लीनियस, और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मैच द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं जहाँ पर पूरी रामायण लिख दी जाती है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपके पूछा गया है हर्बेरियम। तो चलिए रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपके कहा गया है इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ
प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, म्यूजियम, ये इसका सही आंसर होगा। तो म्यूजियम के अंदर आप देखोगे कि साहब यहाँ पर हम प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व ना, कंजर्व नहीं, कंजर्व हमेशा लिविंग का होता है, प्रिजर्व हमेशा डेड का होता है। हाँ, तो हम यहाँ पर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह, और एनिमल और प्लांट दोनों के स्पेसिमेंस हम यूज़ करते हैं म्यूजियम्स में। वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। उसमें अगला कह रहा है कि लिस्ट जो एन्यूमरेट करती है मेथोडोलॉजिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है, विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, है ना, और इवन कई बार डिस्क्रिप्शन होता भी नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलता है। और ये बात हो रही है किसकी, कैटलॉग की। तो जो कैटलॉग आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर आपके या तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है या फिर नो डिस्क्रिप्शन एट ऑल, ठीक है, और वो आपकी एड करती है, हेल्प करती है किसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो हमने कहा ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट कैटलॉग्स। उसके बाद में आता है इट इज़ ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेंस। बिल्कुल सिंपल, अपने हम यूज़ करते हैं शीट्स को, उसके ऊपर पौधों को चिपकाते हैं, सुखाकर उनको प्रिजर्व करके उसको चिपकाते हैं, और ये सिंपल सी बात है, यूज़ कर रहा है हर्बेरियम। सरप्राइजिंगली याद रखिएगा कि हर्बेरियम के अंदर वर्ड हर्ब तो आता है, पर हर्बेरियम के अंदर सिर्फ हर्ब्स नहीं रखते, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज तीनों के स्पेसिमेंस को रखा जाता है, प्लांट के उस पार्ट को जिसमें मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स हों। तो इसका फर्स्ट का आंसर हर्बेरियम का आपके जो होगा वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है। और फाइनली जो बचता है वो है बुकलेट। देखो, पहले ज़माने में कीज़ जो होती थी ये बुकलेट के फॉर्म में देखने को मिलती है। मैं इसको राउंड अबाउट ले आता हूँ यहाँ पर। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ये बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। और अपने को समझ में आता है कि कीज़ जो है वो निश्चित रूप से एक बुकलेट थी पुराने ज़माने में, अब इसको कंप्यूटराइज्ड आपके किया गया है। तो अब इसके अंदर हमें क्या होता है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं कीज़ के अंदर। खैर, तो ये कीज़ वाला कंसेप्ट आके मैच करता है फोर्थ के साथ में। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा मैच करता है। तो ए का आएगा थर्ड, जो कि अपने को सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बी का जो आपको देखने को मिलेगा, देखिए की का है वो है आपके फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ वाला अपने को फोर्थ ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है और यही इसका सही है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सी का होना चाहिए फर्स्ट, परफेक्ट, ये आपके सही बैठ रहा है। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए ताकि सिली मिस्टेक को आप है ना हटा सकें। तो नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और कुछ भी इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली, कोई एक्सेप्शन होना नहीं चाहिए, अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग का नॉन लिविंग थिंग्स से आपके पूछा है और बिना किसी एक्सेप्शन के पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। पहला आता है इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट, ठीक है, याद रखना कॉन्शियसनेस जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कैरेक्टर होता है और यही आपकी क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। तो हमने कहा इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट, हमने कहा साहब यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉन्शियसनेस के बारे में कह रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से रेस्पॉन्स की बात कर रहा है, हमने कहा ओके। आगे कहता है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये थोड़ा सा डाउटफुल आ जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं प्रोग्रेसिव तो सभी लिविंग बींग्स के अंदर प्रोग्रेसिव एंड पर हम लेके चलें जरूरी नहीं है, कईयों में रिट्रोग्रेसिव होता है। तो एक बार हम इसको पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन हमें मालूम है नहीं, सभी ऑर्गेनिजम्स आपके रिप्रोडक्शन नहीं करते, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो रिप्रोडक्शन को कर दीजिए साइड में। ग्रोथ एंड मूवमेंट जरूरी नहीं है, मूवमेंट सभी आपके ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखाते हैं, तो हमने कहा सब इसको आपके क्रॉस करना चाहिए अपने को। और उसके बाद में हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। आप इंटरनेट पर अगर आप देखिएगा तो इसी क्वेश्चन के कई वर्जन्स आपके मैनिपुलेट करके प्रस्तुत किए गए हैं, जहां पर आपकी अलग अलग साइट्स ने रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई लिखकर इसी फोर्थ ऑप्शन को सही कर दिया गया है। तो अगर आप मैनिपुलेट करते हैं टच की जगह अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं स्टिमुलाई, तो देन इट इज़ ओके, क्योंकि स्टिमुलस को आप डिफाइन कर सकते हो, वो लाइट का भी हो सकता है, केमिकल का हो सकता है, टच का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ऑर्गेनिजम्स आपके रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के हिसाब से। अगर स्टिमुलस होता इन दैट केस तो ये सबसे परफेक्ट होता, पर यहाँ पर टच का है तो सभी ऑर्गेनिजम्स टच के प्रति रेस्पॉन्स करें ज़रूरी नहीं है। तो हमने कहा कि साहब ये तो सही नहीं बैठ रहा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टच की बात की है, तो इन दैट केस जो इनमें सबसे बेहतर है, आप यूँ कह दीजिए अंधों में काना राजा, तो वो तो हो जाएगा आपके फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का है। हालांकि इसमें थोड़ी सी किंतु परंतु है कि सभी प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन दिखाएं, ये कोई श्योरिटी वाला टर्म नहीं है, पर इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट परफेक्ट श्योरिटी के साथ में है। तो इन सभी के अंदर सबसे बेस्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा फर्स्ट। अगर सिर्फ रेस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता या फिर सिर्फ आपके मान लीजिए पहले में तो लिखा होता
इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, और लास्ट वाले में लिखा होता है इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट। तो हम इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट को ज़्यादा सही मानते हैं, ना कि प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को। पर फिलहाल इन सब के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो इसका सही आंसर गया था। कुछ साइट्स पर आपको रेस्पॉन्सिवनेस टू टच मिलेगा, रॉन्ग आंसर दे रखा है, और कुछ ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर रखा है इस क्वेश्चन को कई जगह पर। आप ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर गया था पहला, इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इसी हिसाब से मेरिट लिस्ट आपके बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? 2007 का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ये इवोल्यूशन आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला आप जो आप चैप्टर पढ़ते हो, ये कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर्ड भी है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में देखते हैं, एटम्स के बारे में देखते हैं, तो कई बच्चे सोचते हैं कि एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होगा। नहीं, एटॉमिक लेवल जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है बायोलॉजिकल, इसका मतलब लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आपने देखा कभी ओरिजिन ऑफ लाइफ में लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? अगर आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ा हो, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है। तो आपने अगर पढ़ा हो ओपरिंग और हेल्डिंग का पे एक्सपेरिमेंट, तो ओपरिंग और हेल्डिंग वाले एक्सपेरिमेंट में आपने साफ साफ देखा होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओपरिंग एंड हेल्डिंग, ओके राइट। तो अगर आप उनके एक्सपेरिमेंट को देखिएगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक वर्ड प्राइमोर्डियल सूप का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर बहुत सारे तरह के बायोकेमिकल्स होते हैं, है ना, बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं, उनकी बात होती है। फिर वो असेंबल करते हैं, कॉन्जर्वेट्स बनते हैं, उसके बाद में फिर आपकी क्या है, आपके प्रिमिटिव सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व होती है, उसके बाद में फाइनली आपके यूकैरियोट्स आते हैं। तो अगर आप वहीं पर देखोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा एटॉमिक लेवल से नहीं हुआ। ये कहाँ से हुआ है? यहाँ पर अमीनो एसिड्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, या फिर आप फैट्स कह दीजिए, वहाँ से आपके स्टार्ट होता है, यानी बायोमोलिक्यूल्स के लेवल से। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल्स वाला लेवल देखिए, सेलुलर लेवल मत देखिए, बायोमोलिक्यूल लेवल देखिए। तो यहाँ पर हमने कहा ऑर्गेनिज्म का है, नहीं साहब ऑर्गेनिज्म से नहीं। सेलुलर लेवल नहीं, सेल से पहले भी आपके कॉन्जर्वेट्स की हम बात करेंगे, या फिर उससे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स। एटॉमिक लेवल हमने कहा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक तो है, एंड मॉलिक्यूलर लेवल यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, जैसे लिपिड का मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और उनकी असेंबलिंग से फिर आपके धीरे धीरे कॉन्जर्वेट्स और वहाँ बने। तो ये क्वेश्चन आपके क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ से इंस्पायर्ड है, और इस क्वेश्चन को लिविंग आपके वर्ल्ड के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। तो इसका सही आंसर गया था ऑप्शन नंबर 4, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, यानी कि नॉमेनक्लेचर सही होना चाहिए, करेक्टली प्रिंटेड सही आपके छपा भी हो, और साथ में आपके करेक्टली डिस्क्राइब भी किया गया, यानी उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहला आपके कहता है ये तो हाउस फ्लाई के लिए कह रहा है, तो हमने कहा लिखा तो सही है भाई, यहाँ पर कैप्स यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपके स्मॉल यूज़ किया गया है, परफेक्ट है, इटैलिक्स में लिखा है, यहाँ तक सही है। उसके बाद में कह रहा है कि ये कॉमन आपके हाउस फ्लाई नहीं लिखा भाई, लिजर्ड लिख दिया भाई। लिजर्ड की अगर हम बात करें तो वो तो हेमीडेक्टाइलस हो गया। लिजर्ड का आपके जूलॉजिकल नेम क्या हो गया? इट इज़ हेमीडेक्टाइलस। ये हेमीडेक्टाइलस के नाम से आता है, ये नहीं है। और आगे लिखा है कि ये रेप्टाइल है, नहीं। हाउस फ्लाई जो आपको देखने को मिलेगी ये तो इंसेक्टा में आएगी, इंसेक्टा इंसेक्ट है ये। तो हमने कहा ये तो नहीं बैठ रहा, तो पहले वाले पर आपने लगा दिया छोटा सा क्रॉस, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। फिर आते हैं प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है, ये लिखा है, इसमें लिखने का स्टाइल बिल्कुल सही है, कैप्स लिखा गया है, स्मॉल लिखा गया है, इटैलिक्स लिया है, हमने कहा परफेक्ट जा रहा है। प्रोटोजोवन है, बिल्कुल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पैथोजेनिक होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप का आपके मलेरिया करता है। ठीक है साहब, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है मलेरिया के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक आपके बिल्कुल सही जा रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। अगला कह रहा है फैलिस टिग्रिस, जो कि एक सिनोनिमस वर्ड है पैंथेरा टिग्रिस के लिए, और यहाँ पर फैलिस का एफ आपके स्मॉल लिखा है, डाउट तो यहीं पर हो रहा है। फिर कह रहा है कि ये इंडियन टाइगर है, ये चलेगा। फिर कह रहा है कि वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट के अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा, गिर फॉरेस्ट के अंदर आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा, और हम यूँ कह सकते हैं, या फिर उसका नाम अगर बोलें तो हम कहेंगे पैंथेरा लियो देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एशियाटिक लायन। तो हम एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा गिर के अंदर, तो ये मैच नहीं कर रहा, और इसके अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर भी परफेक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा। ई कोलाई, इश्चरीचा कोलाई, इसकी बात हो रही है। कह रहा है कि फुल नेम जो होता है वो एंटमीबा कोलाई है, नहीं गड़बड़ है यहाँ पर, एंटमीबा कोलाई नहीं होगा।
और ये कॉमनली आपके ऑकर होता है बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। हाँ बिल्कुल सही है, कोलाई वर्ड जो होता है वो कॉलोन से आता है, और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि बाकी डिस्क्रिप्शन तो मैच कर रहा है, पर इसमें एंटीमीबा वाली बात जो है ना वो आपके इसका एक फेलियर हुआ। तो अभी हमने कहा सेकंड ऑप्शन इसका परफेक्ट गया है, मेंस 2012 के अंदर पूछा गया है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स है। देखो ऐसे जब भी एनिमल्स या प्लांट्स पूछ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ उसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन उसके अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है, आप सिली मिस्टेक से बचें। इज़ करेक्टली इसको आप में और मैच पूछा है, ठीक है सर। इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अपनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से कौन परफेक्टली मैच्ड है, क्वेश्चन ये पूछा गया। पहला ऑप्शन कहता है टाइगर। ओके, टाइगर में हमने कहा पैंथेरा टिग्रिस। ओके, टिग्रिस दे रखा है और टिग्रिस उसकी स्पीशीज़ बता रखा है, परफेक्ट। पैंथेरा हम कहते हैं जीनस के लिए, ठीक है। तो हमने कहा सर स्पीशीज़ टिग्रिस है, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है टाइगर के लिए, तो ये यहाँ तक सही चल रहा है। आगे चलते हैं कटल फिश के बारे में। ओके, कटल फिश के अंदर दे रखा है मॉलस्का। मॉलस्का तो यार फाइलम है, मॉलस्का क्या होता है, फाइलम। मॉलस्का जो होता है कटल फिश का फाइलम देखने को मिलता है, और क्लास जो होता है ना वो तो होता है सिफेलोपोडा। क्लास को अपन क्या कहते हैं, क्लास होता है सिफेलोपोडा। तो इसका मतलब ये तो यार डिस्क्रिप्शन दे दिया इसने रॉन्ग। अगला देखते हैं ह्यूमंस के लिए लिखा है। ओके, प्राइमेटा, हाँ होता है प्राइमेटा, पर प्राइमेटा तो ऑर्डर होता है, और जो फैमिली का है वो अपन कहते हैं होमिनिडी। क्या कहते हैं उसको, होमिनिडी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपके रॉन्ग हो गया। हाउस फ्लाई को ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी टेबल 1.1 है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, तो टेबल 1.1 आपको मेमोराइज करनी है। इसके लिए आप निमोनिक यूज़ कीजिएगा और वीडियो को आप जरूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, ठीक है। तो अब अगला कहता है हाउस फ्लाई जो है मस्का। तो हमने कहा ठीक है साहब ये तो जीनस होता है, मस्का जीनस होता है, पर आगे लिखा है ऑर्डर। क्या ये ऑर्डर है, हमने कहा नहीं, ऑर्डर तो आपके डिप्टेरा होता है। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके रॉन्ग हो गए। पहला ऑप्शन सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2011 का क्वेश्चन है, सिंपल है, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाँ एक ऐसा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है अपने को। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हो गए हमारे 7 ऑब्लिगेट। इसको हम कई तरीके से याद करते हैं, जैसे निमोनिक्स होता है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, एक ये भी होता है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। या फिर इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ एक वर्ड ट्राइब को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब हम आपके ट्राइब यानी कि इस तरह के डिस्क्रिप्टिव हम वर्ड को यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हम आपकी निमोनिक को रिवाइज कर लेंगे। हम कहेंगे कीप पॉट क्लीन और फैमिली टेंड टू गेट सिक, यानी कि टेंडेंसी बढ़ जाएगी, फैमिली टेंड्स टू गेट सिक। तो वर्ड टेंड्स आ गया ना, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली टेंड टू गेट सिक, यानी कि टी स्टैंड्स फॉर ट्राइब, ऐसे याद कर लेंगे तो ठीक है। तो अपने को सर्च करना है कुछ ऐसा मेजरमेंट इसमें अंदर देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। हम फाइलम की जगह डिवीजन भी यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, ओके ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर दे रखा है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज। तो अभी ये इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के लाइन्स में से है। ये आपके 2016 में पूछा गया है नीट सेकंड के अंदर। देखते हैं, हर्बेरियम शीट के बारे में पूछा गया, और भी कई क्वेश्चंस आते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर। एक तो इंटरनेशनल साइज़ पैटर्न आता है, ये होता है 16.5 और ये होता है 11.5 इंचज़ के अंदर। यदि इसको सेंटीमीटर में पूछा जाए 41 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर अपने को समझ में आता है। पर ये क्वेश्चन कंसर्न्ड है लेबल बॉक्स के बारे में। अब जो लेबल बॉक्स देखने को मिलता है वो होता है 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का डायमेंशन, और इसके अंदर कुछ आपकी डिटेल्स होती हैं। ये डिटेल्स क्या क्या होती हैं, डेट ऑफ कलेक्शन बिल्कुल होता है, नेम ऑफ कलेक्टर जो आपकी कलेक्ट करता है उसके स्पेसिमेंस को उसका नाम, हाँ बिल्कुल अगर आपने कलेक्ट किया आपका नाम आएगा। लोकल नेम्स, हाँ वर्नाकुलर नेम्स उनकी जगह होती है, इवन साइंटिफिक नेम वो भी रखे जाते हैं। इवन आप प्लेस ऑफ कलेक्शन को भी मेंशन करते हो, प्लेस ऑफ कलेक्शन यानी आपने कहाँ से इस पौधे को कलेक्ट किया है, उसकी हैबिटाट का भी हल्का सा डिस्क्रिप्शन हैबिटाट के बारे में होता है कि आपने एक्वेटिक हैबिटाट से इसको कलेक्ट किया है कहाँ से, उसका भी होता है। और साथ के साथ में एक पॉइंट और भी होता है, वेरीफाइड बाय, यानी कि आपने इसको कलेक्ट तो कर लिया पर इस हर्बेरियम सीट पर आपने जो पेस्ट किया है पौधा और आपने जो इसमें कॉलम्स में कुछ भरा है तो उसको वेरीफाई किसने किया है, एक वेरीफाइड बाय का भी कॉलम होता है जिसको एनसीईआरटी लिख नहीं रही है। अब इसमें हाइट ऑफ प्लांट्स जो है ना ये बिल्कुल नहीं होता है, ये एक रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 3 ऊपर वाले तो हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 और भी नाम होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि प्लेस ऑफ कलेक्शन, हैबिटाट वो भी होता है, वेरीफाइड बाय वो भी होता है। तो ये हो गया आपके 2016 का अगला क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। मैं इस नॉट को कर लेता हूँ सर्कल आउट। एक करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है। ओके 2013 का आपके सिंपल सा पूछ रहा है म्यूजियम इज़ ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं, फोटोग्राफ्स की बात नहीं हो रही है, हम प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स रखते हैं, कंजर्व नहीं प्रिजर्व्ड। तो प्रिजर्व्ड आपके क्या करते हैं, स्पेसिमेंट्स जो होते हैं ना उनको रखते हैं कहाँ पर, म्यूजियम्स में, बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट एनिमल वाली बात सही है, फोटोग्राफ्स वाली बात नहीं जम रही है। तो नॉट पूछा था ना, तो हाँ तो एक तो ये मिल गया अपने को, ये गलत है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा की इज़ ए टेक्सोनॉमिकल एड या टेक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज है ना, स्पेसिमेंट्स, ठीक है। हाँ तो स्पेसिमेंट्स के अंदर काम आती है। तो अपन कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया है की इज़ ए टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स। तो हमने कहा कि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि हर्बेरियम जो होता है इट हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, ये तीनों ही वर्ड सही है, प्लांट स्पेसिमेंट्स, परफेक्ट है। बॉटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग, हाँ बिल्कुल सही है, लिविंग होते हैं, फॉर रेफरेंस बिल्कुल होते हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, प्रिजर्वेशन नहीं कंजर्वेशन होता है, वो भी कौन सा, एक्स सीटू होता है आपके बॉटेनिकल गार्डन्स। तो इसमें फिलहाल आपके रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पहले ही मिल गया था, इसका फर्स्ट आंसर ही सही गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 2005 के अंदर पूछा गया है, पूछ रहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो चलिए देखते हैं। दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल आपके एरिया फॉर रिक्रिएशंस। ओके ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशंस होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगाए होते हैं, डाइवर्सिफाइड प्लांट्स होते हैं, अच्छा लगता है। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, हाँ कर सकता है ऑब्जर्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ट्रॉपिकल मिल सकते हैं, टेम्परेट, वो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट रीजन जहाँ पर आपकी वो सिचुएटेड है वहाँ पर आपके वो भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपके एक्सोजीनस स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज़ हो सकते हैं, इंडिजिनस स्पीशीज़ हो सकती हैं, जो लोकल स्पीशीज़ होती हैं वो भी हो सकती हैं एज वेल। उसके बाद में कह रहा है कि दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, परफेक्ट, ये है इसका मेन फंक्शन, क्योंकि जो मेन आपके होता है वो है बायोडाइवर्सिटी को दिखाना प्लस उसका कंजर्वेशन करना, ये इसका मेन मुद्दा होता है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर ही आता है, ये इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अगला देख लेते हैं, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके ठीक है, हाँ वाइल्ड लाइफ के हिसाब से, अब वाइल्ड लाइफ जो अपन कह रहे हैं ना, वाइल्ड लाइफ अगर आप इसमें क्या ले रहे हो, वाइल्ड लाइफ के अंदर प्लांट्स के, आप वाइल्ड प्लांट्स को ले रहे हो, वाइल्ड प्लांट्स को ले रहे हो, तो हो सकता है कि बॉटनिकल गार्डन के अंदर उसके लिए हो थोड़ी जगह, पर वाइल्ड लाइफ अगर आप लेके चल रहे हो एनिमल्स के तौर पर, नहीं भैया, तो फिर गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि बिल्कुल सही है, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते साइंटिस्ट के वाले, और ये फिलहाल आपके पूछा गया है किसके बारे में, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। फाइलम जो टर्म दिया गया था ये एक्चुअली 1866 के अंदर, काफ़ी पुरानी बात है, उस समय यूज़ किया गया था 1866 के अंदर, और ये फाइलम टर्म जो दिया गया था वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। और ये जो वर्ड आता है ना फाइलम, ये आता है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है फाइलॉन, एक ग्रीक वर्ड होता है फाइलॉन, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आप सिर्फ याद कर लीजिएगा हैकल, अगर आप पढ़ना चाहें तो, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने की नीट में चांसेस नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है। अगला कह रहा है कि ग्रुप ऑफ प्लांट विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, बस ये क्वेश्चन सॉल्व यहीं से होता है, एनी रैंक, किसी भी रैंक का हो। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, है ना, फाइलम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये जो है ना ये तो है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, इनको कहते हैं कैटेगरीज, और इनके सामने जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उनको अपन कहते हैं टैक्सॉन। तो टैक्सॉन किसी भी लेवल पर हो सकता है, जैसे ये जो वर्ड है ना फैमिली, ये खुद वर्ड फैमिली तो क्या हो गया, ये हो गया आपके कैटेगरी, पर इसके सामने जब हम कह रहे हैं सोलोनेसी तो वो क्या हो गया, टैक्सॉन। अच्छा याद रखने वाली बात ये भी है कि सिर्फ साइंटिफिक वर्ड नहीं होते टैक्सॉन, कॉमन वर्ड भी टैक्सॉन होते हैं। इवन जैसे अपन कहते हैं वीट भी एक टैक्सॉन है, और ट्रिटिकम वो भी एक टैक्सॉन है। तो बात यह है कि जो साइंटिफिक या फिर कॉमन नेम होते हैं, यानी कि टैक्सॉन जो होते हैं वो हर लेवल पर देखने को मिल सकते हैं, हर रैंक पर देखने को मिल सकते हैं, हर कैटेगरी के सामने देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूछा कि ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स और एनी रैंक कहा तो अपन टैक्सॉन को बिंदास टिक करेंगे, और इसके अलावा कुछ ऑप्शन बनेगा भी नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टैक्सॉन के बारे में पूछा, बिल्कुल सिंपल सा है। और यहाँ पर देखो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा ना, तो यहाँ पर क्या क्या, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंक में हो सकता है, वो टॉप रैंकिंग पर भी हो सकता है, लोवेस्ट रैंकिंग पर भी हो सकता है, तो ये किसी भी रैंकिंग पर आते हैं ना।
जैसे अगर आप किंगडम के सामने अगर वर्ड लो, तो जैसे आपने कहा किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा वर्ड एक टैक्सॉन है, तो वो एक हाईएस्ट लेवल पर भी देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो आता है बेसिक यूनिट। ओके, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कर रहा है बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट तो एक ही है, और जैसे अपन कहते हैं ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो अपन कहते हैं सेल। वैसे बेसिक यूनिट अगर आप देख रहे हो टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का, तो निश्चित रूप से ये होती है स्पीशीज़। तो ये इसका सही आंसर हो गया। और यही आपके था लास्ट क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड का। सारे क्वेश्चन हमने असेंबल कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी बाबा। Join the best premier institute of India for medical and engineering courses. Use promo code Botany Baba to avail 15% discount in fees. For more details, contact our corporate office.